हेलो बच्चों, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का 10th क्लास का, दैट इज़ द नेशनलिज्म इन इंडिया। एक तरह से हम इसकी फुल रिवीजन कर सकते थे, बट क्योंकि चैप्टर हम लेंथी है तो हम इसकी फुल रिवीजन नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो किससे रिलेट करता है? नेशन स्टेट से। और नेशन स्टेट आगे किससे रिलेट करते हैं? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। तो हम इस चैप्टर को पहले समझने से पहले हम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में जब हमने सेकंड चैप्टर को किया, लास्ट टॉपिक था हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो उस टॉपिक में क्या था कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कंट्री में तो नेशनलिज्म नो डाउट राइज हुआ ही हुआ, बट इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी और कंट्रीज़ को भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो डोमिनेट करने से क्या हुआ? उन कंट्रीज़ में कुछ टाइम तक तो ऐसा चला, उन्होंने डोमिनेंस जो है उनकी एक्सेप्ट की, बट कुछ टाइम के बाद ही क्या हो गया कि उन कंट्रीज़ को ऐसा लगा कि वाई वी शुड एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। तो उन कंट्रीज़ में क्या हुआ? एक तरह से नेशन स्टेट्स की जो स्टार्टिंग थी वो होने लगी। नेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, दिस इज द बिलोंगिंगनेस, क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये था। तो उन वहाँ के कंट्री के लोगों में क्या हो गया कि वो आपस में एक बिलोंगिंगनेस मीन्स एक होने की भावना उनके अंदर होने लगी। और एक होने की जो एक ये फीलिंग थी, एक ये सेंस थी, उसने किसको बर्थ दिया? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अब ये देखिए, कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स कॉलोनलिज्म क्या होता है? कॉलोनलिज्म जैसे कि हमारी कंट्री में ब्रिटिश आए थे, एंड ब्रिटिश दे हैव कम ओनली फॉर ट्रेडिंग इन आवर कंट्री, बट आफ्टर सम टाइम देन दे हैव सीन कि आवर कंट्री इज वेरी बेनिफिशियल not only for the trading point of view. If they will subjugate our country, then they can get more and more benefits from our country. तो कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स उन्होंने जो कॉलोनलिज्म आया था, जो हमारी कंट्री में ब्रिटिश आए थे, उन्होंने हमारी कंट्री को सब्जुगेट करना शुरू कर दिया, हमारी कंट्री के ऊपर अपना राइट, अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स इस जो कॉलोनलिज्म आया था, इस कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट काफ़ी सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। और वो मूवमेंट के स्टार्ट होने के पीछे जो मेन फीलिंग थी, जो मेन पावर थी, वो क्या थी? नेशन स्टेट्स की। मीन्स हमारी कंट्री के लोगों में एक तरह से क्या आ गई थी? कॉमन आइडेंटिटी। मीन्स वो कॉमन आइडेंटिटी का मीनिंग ऑल दे वर कंसिडर्ड देयर सेल्फ इंडियंस। वो ये कहते थे कि हम इंडियंस हैं, तो अगर हम इंडियंस हैं, हमारी कंट्री इंडिया है, तो हम ब्रिटिश का जो है सब्जुगेशन क्यों एक्सेप्ट करें, हम ब्रिटिश के अंडर क्यों रहें। क्लियर? तो इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनलिज्म, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। इसलिए जब कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने अपनी यूनिटी को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। यूनिटी मीन्स, जैसा कि मैंने बताया ना, ऑल देवर नो कि वी आर इंडियंस। अगर हम इंडियंस हैं, अगर हमारी कंट्री इंडिया है, तो हम ब्रिटिश का डोमिनेंस क्यों एक्सेप्ट करें। क्लियर? तो इस थॉट ने ही एक इवैल्यूएशन दिया, किसको? नेशनलिज्म को। इस थॉट ने एक इवैल्यूएशन दिया, किसे? नेशनलिज्म को। मीन्स लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना जो है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जागृत हो गया। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की स्टार्टिंग, दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अभी मैंने जैसे कि बताया ना कि जब उन्होंने सोचा कि हम लोग नेशन स्टेट्स को क्या करेंगे, मतलब नेशन स्टेट्स की एक फीलिंग आई, तो उसके तहत जो उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट काफ़ी सारे चले, वो जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड मैनी अदर, जो कि हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। क्लियर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन क्या है। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कहाँ पे था? ब्रिटेन
और जर्मनी के बीच में। आप लोगों को इसका टाइम पीरियड भी वैसे याद होना चाहिए। ज़्यादा डेट्स के अगर आप पढ़ते हो तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेट्स, अगर आप टॉपिक लर्न करोगे तो आपको डेट साइड बाय साइड लर्न जो है वो होती रहेंगी। और कुछ एक चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको कॉमनली लर्न भी होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ था? ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है। और कब से कब तक चला था? ये 1914 टू 1918 में। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन और जर्मनी में था, इसका हमारी कंट्री के जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चले थे उनसे क्या लेना देना है? ये भी रिलेट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर किस में था? ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। और ब्रिटेन कौन था? जिसने हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कंट्री को सब्जुगेट करने के लिए कोशिश नहीं की थी, इवन सब्जुगेट कर लिया था। तो ब्रिटेन जब हमारी कंट्री के ऊपर सब्जुगेट कर ही चुका था, तो जब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है किसी और कंट्री के साथ, उसका वॉर छिड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का हमारी कंट्री के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे इफेक्ट पड़ा? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट्स, उसका हमारी कंट्री के नेशनल मूवमेंट से क्या लेना देना, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, दिस वॉर वॉज क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इस वॉर से हमारी कंट्री की न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई। वो कैसे हो गई? अब आप ये देखिए, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई थी। वो कैसे? वॉर के चलते क्या हुआ था? ह्यूज एक्सपेंसेस इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर, लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। जब वॉर चल रही थी तो उसके तहत क्या हुआ? काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गए थे। और जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, उन एक्सपेंडिचर के बढ़ने से क्या हुआ था? हमारी कंट्री में टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए गए थे, क्योंकि अब खर्चा जो बढ़ रहा था, वो उन्होंने वो खर्चा कहाँ से निकालना था? हमारी कंट्री से। तो हमारी कंट्री में उन्होंने टैक्स और ज़्यादा इम्पोज कर दिए थे। तो इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन पे, सिचुएशन पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? सेकंड, कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। मैंने बताया ना अभी, इनकम टैक्स तो बढ़ा ही दिया था और कस्टम ड्यूटीज़ भी उन्होंने बढ़ा दी थी। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द वॉर पीरियड बिटवीन 1930 टू 18। ठीक है, अब उन्होंने गुड्स के जो प्राइसेस थे ब्रिटेन ने वो भी इंक्रीज कर दिए थे जब तक कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी फ्रॉम रूरल एरियाज। अब आप ये देखिए, ब्रिटेन में युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए थे? आर्मी चाहिए थी। और आर्मी के लिए उन्होंने क्या करा? हमारी कंट्री के लोगों को फोर्सफुली जो है वहाँ पे रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। द विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। विलेजेस को कहा गया कि आप लोगों ने सोल्जर्स को की सप्लाई करनी है। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और जिसकी वजह से विलेजेस में से ज़बरदस्ती मीन्स कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की कर दी गई, और जिसके तहत क्या हो गया? उन लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा भर गया। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो हम किसी को भी नहीं ना कर सकते, लेकिन हमारे इंडियंस के ऊपर ये ज़बरदस्ती की जा रही थी। नेक्स्ट क्या? इन 1918 एंड 19 और 20 और 21 के बीच में क्या हो गया? हमारे इंडिया में क्रॉप्स फेल हो गई इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स। और जिसकी वजह से क्रॉप्स की कमी होगी, और जब क्रॉप्स की कमी होगी तो इसके साथ साथ में क्या हो गया? काफ़ी सारी और ज़्यादा महामारियाँ जो है फैल गई। स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फैमिन। इसके साथ साथ क्या हो गया? अकाल पड़ गया, सूखा भी पड़ गया, और लगभग 13 मिलियन पीपल जो है इसके अंडर जो है वो उनकी डेथ हो गई। क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ? अब आप ये देखिए, जब 13 मिलियन पीपल की डेथ हो गई तो उस दौरान क्या हुआ? अब लोगों को ये लग रहा था कि हमारे ये बुरे दिन जो स्टार्ट हुए हैं ये कब खत्म होंगे। एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, और वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। उन्हें ही लगता था कि हमारे ये बुरे दिन जो है जब वॉर खत्म होगी तो बुरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब इस दौरान लोग क्या सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो हमारी इस सिचुएशन से हमें बचाए। तो इस दौरान जो क्या हुआ, एक नया लीडर उन्हें दिखाई दिया, जिन्होंने उनके सामने एक स्ट्रगल का जो है एक नया तरीका जो है उन्हें सजेस्ट किया। अब इसके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, यह टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट। इसका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आ सकता है? देखिए, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सेकेंडली, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज
प्रूव्ड टू बी फर्टाइल फॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए किस टाइप से फर्टाइल प्रूव हुई, ठीक है, मतलब एक तरह से उसने कैसे उसके एक तरह से स्टार्टिंग दी, क्लियर। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस टाइम पे लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो हमें इन सब चीज़ों से बचाए, तो एक लीडर उन्हें दिखाई दिया और उस लीडर ने स्ट्रगल का एक नया मोड भी उन्हें सजेस्ट किया। वो लीडर कौन था? वो लीडर थे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे इंडिया इन जनवरी 1915 में, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका से जब वो आए, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। उन्होंने ये देखा कि गांधी जी गेव अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट। उन्होंने उन लोगों को स्ट्रगल करने का एक नया तरीका जो है सुझाया, उनको शांत करने के लिए, ठीक है। वो नया तरीका क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह मीन्स सच का रास्ता। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आपने किसका रास्ता चूज करना है? ट्रूथ। यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह का मीनिंग फाइटिंग फॉर इफ यू आर ट्रू मीन्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ देन, मतलब मीन्स अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आपने सच का रास्ता ही अपनाना है, तब आपको वायलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन जो पर्सन ऑपरेसर्स है, मीन्स जो वायलेंट हो चुके हैं या जो आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, उनकी आपने कॉन्शियसनेस को, उनकी अंतर आत्मा को इस तरह से जगाना है कि वो रास्ता छोड़ के आपके साथ सच की राह पे जो है ना, पाथ ऑफ ट्रूथ जो है आपके साथ वो अपना लें। समझ में आ गई ना बात? तो ये था सत्याग्रह मीन्स सच का रास्ता। इसके सत्याग्रह जो है 2 पिलर्स के ऊपर चलता है, मीन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपने सच का रास्ता अपनाना है, यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विदाउट एनी वायलेंस, मीन्स किसी को आपने हर्ट नहीं करना है, ठीक है। कहने का ना कोई वेपन नहीं उठाना है, जस्ट आपने सामने वाले इनके ऑपरेसर की कॉन्शियसनेस को क्या करना है? कॉन्शियसनेस को आपने जागृत करना है। बस ये है कि कॉन्शियसनेस को आपने जगाना है कि आपको ये रास्ता नहीं चूज़ करना है। तो अगर आपने कोई काम करना है देन यू हैव टू फॉलो द अनदर वे। अब आपको देखिए इस चैप्टर को आपके बुक में कैसे एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखिए। हाँ जी, देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड ऑफ द सर्च फॉर ट्रूथ इज सजेस्टेड दैट इफ द कोज वॉज ट्रू। अगर आपको ये सजेस्ट किया जाता है, अगर आपका यानी कि अगर इफ़ यू आर फाइटिंग, अगर वो फाइटिंग का रास्ता जो है वो ट्रू है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द इनजस्टिस, तो अगर आपकी स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तब आपको ऑपरेसर को फिजिकल फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिना किसी गुस्से के, बिना किसी वायलेंस के आप जो है अपनी बैटल को इजीली जीत सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया ना, आपने सिर्फ ऑपरेसर की कॉन्शियस को क्या करना है? ऑपरेसर की कॉन्शियस को क्या करना है आपने? यू आर अपील टू कंसाइज या कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। आपने ऑपरेसर की कॉन्शियस को जगाना है। तो महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। वो ये सोचते थे कि इस नॉन वायलेंस का जो ये रास्ता है ना, ये हमारे इंडिया के सभी लोगों को क्या कर सकता है? यूनाइट कर सकता है, उन्हें एक बना सकता है। क्लियर? उसके बाद क्या है? आफ्टर अराइविंग इन इंडिया आने के बाद गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। उसके जब उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया के लोग इतने अग्रेसिव हो चुके हैं कि वो फॉरेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उससे हमारी इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो रही है, लोग इतने मरे जा रहे हैं फैमिन से, ड्रॉट से और एपिडेमिक से। तो उन्होंने कहा कि आप सत्याग्रह का रास्ता जो है फॉलो करो। उन्होंने कंट्री के काफ़ी पार्ट्स में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो चलाई। अब आप ये देखिए वो चलाए कैसे कैसे थे। अब आप ये देखिए, अब आपकी बुक में है और आप लोगों ने ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करना है। वो कैसे लर्न करना है, इन शॉर्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप इसी बात को ही समझिए, आपके पास मैप के लिए भी ईजी रहेगा ये। देखिए, तो महात्मा गांधी ने बिहार में 1960 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में एक मूवमेंट चलाया था। उस मूवमेंट वो क्यों चलाया गया था? इंडिगो प्लांटर को सक्सेस दिलवाने के लिए। सेकेंड 1917 में गुजरात के खेड़ा गांव में उन्होंने क्रॉप फेलियर
जो पीजेंट्स की क्रॉप फेल हो गई थी उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक ये मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट है आपका गुजरात में अहमदाबाद में 1918 में मूवमेंट चला था, और वो मूवमेंट था किसके लिए? वो किसी और फॉरेन कंट्री के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं था, अपनी ही कंट्री के कॉटन मिल के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए चलाया गया था। क्लियर? तो आपने ये डेट्स याद रखनी है। तो मूवमेंट्स की डेट है ये, ठीक है। चंपारण बिहार में 1916 में, खेड़ा गुजरात 1917 में, और अहमदाबाद गुजरात 1918 में। और आपके पास मैप में यही आएगा कि इंडिगो प्लांट्स जो मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने वो 1916 में कहाँ पे था? चंपारण में। ऐसे तो अपनी बुक में भी आप चेक कर सकते हैं। 1916 में ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार, इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया ना, इंडिगो प्लांटर्स को सक्सेस दिलाने के लिए 1917 में उन्होंने क्या किया था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया था, और प्लेग एपिडेमिक के क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक के लिए पीजेंट्स को उन्होंने के लिए मूवमेंट चलाया था। और 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, किसके लिए? अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। तो ये था हमारा। तो उसके बाद है हमारा, अब ये तो था हमारा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद है रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या है। हम एक जो प्लांटेशन वर्कर्स का है ना, अब प्लांटेशन वर्कर्स में देखिए ये जो ऊपर था हमारा इंडस्ट्रियल कॉटन वर्कर्स मिल के लिए, उसके लिए मेन क्या था? दस इन दीज 3 प्लेसेस गांधी जी यूज सत्याग्रह एंड कैन बी सक्सेसफुल टूल टू अटेन द इंडिपेंडेंस। उन्होंने इन तीनों जगहों पे सत्याग्रह का टूल जो है यूज़ किया, और लेकिन इसलिए टूल यूज़ किया ताकि उन्हें सक्सेस मिल सके। वो ये सोच रहे थे कि शायद सत्याग्रह से ही वो अपनी कंट्री में लोगों का, उन्होंने विश्वास तो जीत लिया था कि वो जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवा सकते हैं, ऐसा वो सोचते थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था? अब आप ये देखिए, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो है 1918 में एक्ट जो है हमारी कंट्री में लागू हुआ था, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट जो है सत्याग्रह चलाया था, आंदोलन मूवमेंट। तो ये एक, अब रोलेट एक्ट होता क्या है, इसका मीनिंग ध्यान से समझिए। अ ब्लैक लॉ पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ब्लैक लॉ मीन्स एक अनजस्ट, मीन्स अन्यायपूर्ण, जिसे हम बोल सकते हैं इनजस्टिस। एक अनजस्ट पास लॉ था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने चलाया था। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। उन्होंने कहा था, और इस लॉ के अंडर क्या था कि उन्होंने इसमें गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा इनॉर्मस पावर दे दी थी कि अगर किसी भी जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स खड़े होंगे तो देन उनके पास पावर थी कि वो उन्हें शूट आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई पर्सन खड़ा तो अकेला खड़ा होगा, कहीं अगर उन्हें 4 बंदों की 5 बंदों का ग्रुप देख लिया तो उनके पास इतनी पावर थी कि वो उन्हें शूट आउट कर सकते थे। इवन इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ द 2 years। उन्हें बिना किसी, मतलब एक तरह से कह लो कि शक के बिना पे उन्हें कम से कम 2 साल के लिए वो क्या कर सकते थे? डिटेन कर सकते थे। डिटेन मीन्स उन्हें जेल में डाल सकते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो राइट था ना, वो जो हमारा राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसे उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। इसलिए सो गांधी जी डिसाइडेड टू मेक हड़ताल अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1999। वो उन्होंने पीसफुली एक हड़ताल करने का सोचा इस अनजस्ट के थ्रू, इस अनजस्ट के अगेंस्ट, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। वो कब हड़ताल करने का सोचा था? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बट 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने हड़ताल करने का सोचा, बट ऑन 10th अप्रैल द मूवमेंट बिकेम वायलेंट। 10th अप्रैल को मूवमेंट जो है बिकेम वायलेंट बन गया, और इट गेव अ वे टू इम्पोज मार्शियल लॉ, मीन्स नो पर्सन विल गैदर ऑन वन प्लेस।
मतलब क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी लोग जो है कोई किसी भी प्लेस पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अब लोगों ने पता क्या सोचा, वो तो पीसफुली इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन पीसफुली करने से क्या हो गया कि लोग जो थे वो धीरे धीरे वॉयलेंट होना स्टार्ट हो गए। उन्हें ये था कि इस चीज़ से तो हमें जो है फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, गवर्नमेंट नहीं मानने वाली है, तो लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता चला गया, तो वो वॉयलेंट हो गए। तो वॉयलेंट होने से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ का एक रास्ता इम्पोज कर दिया। मीन्स नो पर्सन विल गैदर ऑन वन प्लेस, कोई भी पर्सन जो है एक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकता था। इस दौरान क्या हुआ, 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस अंडर द कमांड ऑफ द जनरल डायर। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग मैसकर था किसकी कमांड में हुआ था, वो जनरल डायर की कमांड में। अब ये ऐसे, अब देखिए, अब कंट्री में तो एक तरफ क्या चल रहा था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया हुआ था कि वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, वो चलाया था हमारा 6 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल को लोग जो थे ना, वो तो बैसाखी के मेले में अमृतसर में इकट्ठे हुए थे, सिर्फ जस्ट एक डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का एक मौका मिल गया, उन्होंने ये देखा कि लोग इकट्ठे हुए हैं, और लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो देन दे कैन शूट अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट मोमेंट, कि उस जगह पे वो काफ़ी सारे लोगों को भी मार सकते थे, और जिससे अगर वो लोगों को मारेंगे तो लोगों में एक तरह से डर, एक फियर जो है वो बैठ जाएगा, और लोग जो है इस मोमेंट का रास्ता छोड़ देंगे। क्लियर। अब लोग कुछ इकट्ठे हुए थे, कुछ बैसाखी के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए थे कि हमने आगे क्या करना है इस मूवमेंट में। उनके अंदर इस टाइप से कोई भी फीलिंग नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और जनरल डायर ने वहाँ पे क्या कर दिया, शूट करना शुरू कर दिया लोगों को, और वो एक जलियांवाला बाग जो है वो मैसकर मीन्स एक तरह से मौत का घर जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो बन गया था। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आप देखिए, प्रोटेस्टर हु केम इन फ्रंट टू अपोज द जलियांवाला बाग दे वर ब्रूटली रिप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब जो प्रोटेस्टर्स जो थे वो इस जलियांवाला बाग मैसकर के को अपोज करने के लिए सामने आए, उन्हें भी ब्रूटली मीन्स एक तरह से क्रूएलिटी से ब्रिटिशर्स ने रिप्रेस कर दिया। रिप्रेस मतलब उनकी आवाज़ को दबा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया, और इट इंक्रीज रिजेंटमेंट अमंग पीपल, और इस चीज़ से लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ने से क्या हुआ, फर्दर असैसिनेटेड ड्यू टू फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और गुस्सा क्यों बढ़ा था, इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से। तो कुछ तो जो ये प्रोटेस्टर्स थे, इनको ब्रिटिशर्स ने इनके साथ इनको जेल में डाल दिया, साथ में जलियांवाला बाग, तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है इकट्ठी हो गई, इससे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है। अब आपको ये वाला जो रोलेट एक्ट था वो आपको बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इसमें एक बात बताई थी, इट थ्रू अ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे इम्पीरियल का मीनिंग होता है कनेक्टेड विद एन अम्पायर और इट्स रूलर। यहाँ पे कनेक्टेड विद एन अम्पायर और इट्स रूलर का मीनिंग है जो ब्रिटिशर्स से कनेक्टेड थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूलर थी। समझ में आ गई। इम्पीरियल मीन्स होता है कनेक्टेड विद एन अम्पायर और इट्स रूलर। अब आप ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ हमारा, इसके बाद हमारा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। खिलाफत मूवमेंट क्या है ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।